गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। इतिहास में आप सभी को मैं इतिहास का प्रथम अध्याय हड़प्पा सभ्यता को मैं पढ़ा रहा हूं। हड़प्पा सभ्यता के इस क्लास में आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के खोज की कहानी को सुनेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी को आज हम लोग सुनेंगे। ये कहानी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि इस कहानी को आप नहीं सुनिएगा तो बाद में आपको कठिनाई होगी। ठीक है, क्योंकि इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी से आपके वस्तुनिष्ठ में जितने भी प्रश्न बनेंगे सबसे ज़्यादा इसी खोज की कहानी से बनेंगे। देख लीजिए कितना वर्ष लिखा गया है, कितना नाम लिखा गया है। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से इस कहानी को सुनना है। जैसे दादी माँ कहानी सुनाती थी ना, उसी तरह आज हम आप सभी को कहानी सुनाएंगे। आप लोग कहानी सुनिएगा। सुनने के पश्चात हम जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपको बतलाएंगे तथा आपसे पूछेंगे और आप कमेंट करके सभी का जवाब हमको दीजिएगा। ठीक है, इस टॉपिक से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और हाँ, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करते ही नहीं है। हम नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइक नहीं करना है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, तभी तो हमको अच्छा लगेगा ना। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की कहानी सुनाने से पहले प्यारे बच्चों मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे नए बच्चे हैं अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं, अवश्य रूप से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे पांचों विषय का। ठीक है, 1500 में पूरा कोर्स आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जिसमें चैप्टर वाइज पढ़ाया आपको जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, लाइव क्लासेस आपको रहेगा। ठीक है, अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके गैस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, MVVI VVI क्वेश्चन बताया जाएगा। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने का प्रोसेस है, आपको बस कॉल करना है। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करना है और कॉल करके जान लेना है कि किस प्रकार आपको पेड कोर्स में ज्वाइन करना है। ठीक है, तो जल्दी से कॉल कर ही दीजिएगा, क्योंकि पूरे साल भर एग्जाम होने तक मात्र 1500 रुपये ले रहे हैं पांचों विषय का। आप कमेंट करके बताइएगा कि हम ज़्यादा ले रहे हैं कि कम ले रहे हैं। ठीक है, खैर जो भी हो, हम आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? खोज की कहानी। किसकी खोज की कहानी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी सुनाने से पहले आपको ये मैं मानचित्र दिखाना चाहूँगा। ये हमारा मानचित्र है। ये तो मेरा हो गया भारत, ये पाकिस्तान और ऊपर में अफगानिस्तान। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारा प्यारा देश भारत और हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक है, देखिए सभी देश अच्छे होते हैं, सभी देश के नागरिक अच्छे होते हैं, बस वहाँ का नेता लोग थोड़ा सा गड़बड़ होता है। इसलिए मैं हमारा प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और ऊपर में पाक लिख दिया, पाक से समझ जाइए पाकिस्तान, ऊपर में अफगानिस्तान। ठीक है, मैंने बताया था आप सभी को जो हड़प्पा सभ्यता है मुख्य रूप से पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है, ये तो हमको बाद में पता चला। पहले क्या था कि भारत का जो क्षेत्र है वो तो बहुत बड़ा क्षेत्र था, क्योंकि भारत जब आपको गुलाम था, कब था? तो गुलाम अर्थात जब ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, तो भारत का ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, ये सभी अंग जो है वो भारत के हुआ करते थे। ठीक है, जब अंग्रेज ने भारत को गुलाम बनाया, गुलाम बनाने के पश्चात अंग्रेज ने सोचा
अंग्रेज ने क्या सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि भारत पर मैं युगों युगों तक राज करूं, मैं भारत पर युगों युगों तक राज करूं। ऐसा कौन सा नीति बनाऊं कि भारतवासी को मैं हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखूं। ठीक है, आज 100 साल बीत गए, 200 साल बीत गए, ऐसा मैं क्या करूं कि हजार हजार साल तक मैं भारतवासी को गुलाम बनाए रखूं और भारत पर अपना हुकूमत करूं, अर्थात भारत पर मैं क्या कर सकूं, तो राज कर सकूं। ठीक है, तो ऐसा अंग्रेज सोच रहा था। सोच करके उन्होंने अंत में एक समाधान निकाला कि यदि हमें भारत पर शासन करना है युगों युगों तक, हजार वर्षों तक, यूं तो अंग्रेज भारत पर तो 200 साल तक आपको राज किया था, अंग्रेज चाहता था कि एकदम से मैं भारत पर राज करूं। ठीक है, तो अंत में अंग्रेज ने सोचा कि यदि मैं भारत पर युगों युगों तक राज करूंगा तो इसका बस एक ही विकल्प है कि मुझे भारतीय संस्कृति को समझना होगा, भारतीय लोगों को समझना होगा। ठीक है, यदि मैं भारतीय लोगों को समझ जाऊं, भारतीय संस्कृति को समझ जाऊं, तो समझने से क्या होगा, समझने से यदि हम भारतवासी के लोगों की संस्कृति को समझ जाएं, उसके सामाजिक जीवन को समझ जाएं, तभी तो हम उसके अंदर फूट डाल सकते हैं। ठीक है, हम जानेंगे तभी तो फूट डालेंगे ना, और फूट डालेंगे तब हम राज करेंगे। ठीक है, युगों युगों तक राज करेंगे। तो भारत की संस्कृति, ठीक है, भारत का सामाजिक, या यूं कहिए कि भारत का पूरा इतिहास जानने के लिए अंग्रेज ने सबसे पहले भारत का, तत्कालीन भारत का, यानी उस समय के भारत का जो सबसे बड़ा शहर था हमारा कलकत्ता। ठीक है, सबसे बड़ा शहर उस समय का कौन था, कलकत्ता। तो कलकत्ता में उन्होंने एक संस्था को स्थापित किया, उसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, अंग्रेज ने भारतीय संस्कृति को, या यूं कहिए भारत के पूरे इतिहास को जानने के लिए आपका एशियाटिक सोसाइटी नामक एक संस्था का क्या किया, तो स्थापना किया। तो कलकत्ता मेरा यहाँ है, इसलिए यह आपका यहाँ पर स्थापित कर दिया, मैं यहाँ पर मार्क में कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो सोसाइटी था इसका नाम क्या था, एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी का काम क्या था, इसका काम था इस संस्था को स्थापित करके पूरे भारत के इतिहास का अध्ययन करना। ठीक है, पूरे भारत का जो भी इतिहास रहा है उसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, इनका यह मुख्य ढंग से काम था, किसका, तो एशियाटिक सोसाइटी का। यदि मैं एशियाटिक सोसाइटी की बात करूं स्थापना का, तो इसका स्थापना किया गया था 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। कब स्थापना किया गया था प्यारे बच्चों, तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। भारत के तत्कालीन भारत के सबसे बड़े शहर कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अब प्रश्न आता है कि इस संस्था को किस अंग्रेज ने स्थापित किया था, तो उस अंग्रेज का नाम था विलियम जोन्स। क्या नाम था, विलियम जोन्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 ईस्वी को भारत के शहर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की, एशियाटिक सोसाइटी की। चूंकि कलकत्ता बंगाल राज्य में पड़ता है, भारत का बंगाल राज्य में पड़ता था, इसलिए एशियाटिक सोसाइटी का प्रारंभिक नाम यानी शुरुआती नाम क्या था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, जब स्थापित किया गया था एशियाटिक सोसाइटी को, तो शुरुआती में इसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, लेकिन समय चक्र में क्या हुआ कि ऑफ बंगाल कट करके डायरेक्ट यह एशियाटिक सोसाइटी हो गया। ठीक है, अब आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, उत्तर क्या हो जाएगा, 15 जनवरी 1784। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस शहर में हुई, कलकत्ता। कलकत्ता यानी कौन सा राज्य में पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है,
एशियाटिक सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई? उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स के द्वारा की गई। ठीक है, अब प्रश्न फिर से, एशियाटिक सोसाइटी क्या है? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसलिए किया गया था ताकि भारत का इतिहास को भली भांति जान पाए, समझ पाए, जिससे अंग्रेज युगों युगों तक भारत पर राज कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि उस समय पूरे एशिया में, जो एशिया महादेश है, पूरे एशिया महादेश में इतिहास जानने के लिए जो संस्था होती है एशियाटिक सोसाइटी, वह पूरे एशिया में सबसे पहले कलकत्ता में ही स्थापित हुआ था। सोचिए, पूरे एशिया में सबसे पहले कलकत्ता में ही स्थापित हुआ था, जो कि अंग्रेज ने किया था। अब एशियाटिक सोसाइटी के स्थापित हो जाने से प्यारे बच्चों क्या हुआ? अंग्रेज ले चले भारत का इतिहास जानने के लिए, तो जहां तहां खुदाई करते थे, खुदाई में वस्तुएं प्राप्त होती थी, ठीक है, बहुत कुछ अवशेष प्राप्त होते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे कि जो भी इतिहास जानने, यानी कि इस देखिए, अब एशियाटिक सोसाइटी में बहुत सारा कर्मचारी आए, यानी पूरा तदबीद आए जानने के लिए, इतिहास जानने के लिए खोज वोज करने लगे। तो खोज वोज जब करने लगे, उन्हें पुरानी चीज को मिलना प्रारंभ हो गया। तो अंग्रेज क्या करते थे कि पुरानी चीजों को वह इसी सोसाइटी में जाकर रख देते थे। मिला, रख दिए, जांच वांच सब किए। अब अंग्रेज ने दिमाग लगाया कि अब मेरे पास पुरानी चीज है, इसको मैं क्या करता हूं, इस एशियाटिक सोसाइटी को एक म्यूजियम भी बना देता हूं। तो अंग्रेज ने फिर इसको एक साइड से म्यूजियम भी बना दिया, अर्थात भारतवासी जाता था, पुरानी चीज को देखता था, बदले में रुपया भी देता था, जिससे एशियाटिक सोसाइटी आपको अच्छे से चलने भी लगा, यानी कि कुछ खर्चा आपको आ गया था। इस प्रकार से आपको हुआ था। ठीक है, तो आपको इतना कुछ नहीं जानना है, बस इतना जानिए, एशियाटिक सोसाइटी इसलिए स्थापित किया गया था ताकि भारत के इतिहास को भली भांति जाना जा सके, जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने भारत के शहर कलकत्ता में किया था। समझ गए? अब आपके एग्जाम में रहेगा एशियाटिक सोसाइटी क्या है, वह क्यों देता है, समझ गए ना, ताकि उससे भारत के इतिहास के बारे में जाना जा सके। ठीक है, तो यहां से जो भारत का इतिहास है, वो इतिहास अध्ययन होना क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। अब बहुत सारा अंग्रेज इस एशियाटिक सोसाइटी में आता था, भारत का निरीक्षण करता था और आपको चले जाता था, आता था, भारत का निरीक्षण करता था और चले जाता था। इसी क्रम में इंग्लैंड से एक पूरा तदबीद आए। कौन आए? इंग्लैंड से एक पूरा तदबीद, या यूं कहें कि बहुत बड़े इतिहासकार आए। उसका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने क्या किया था कि ये जो क्षेत्र जो देख रहे हैं सिंधु घाटी, जो ब्लैक कलर का, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का है ना, ये नदी है आपका सिंधु नदी। मैं पिछली क्लास में बताया था सिंधु नदी। ठीक है, तो जब चार्ल्स मेसन जब आया, भारत आया, ठीक है, तो उस समय लोगों ने कहा कि इस सिंधु नदी के तट पर बहुत सारे पुराने चीज आपको मिलता है। तो लोगों ने तो कहा ही कहा था, साथ ही साथ आपको इसको प्रूफ एशियाटिक सोसाइटी भी कहा था। वो भी कहा था, एशियाटिक सोसाइटी के कर्मचारी भी बोले थे कि चार्ल्स मेसन जी, यह बात बिल्कुल सही है, ये जो सिंधु घाटी जो नदी है, इसके किनारे बहुत सारा अवशेष मिलता है। उस अवशेष का कुछ नमूना मेरे भी पास है, दिखाया। अब चार्ल्स मेसन को लगने लग गया, अब इस नदी के किनारे बहुत पुराना वस्तु मिलता है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ है, कुछ पुरानी सभ्यता है। तो चार्ल्स मेसन चल गए इस नदी के किनारे। अब इस नदी के किनारे जांच किए तो चार्ल्स मेसन को भी कुछ अवशेष प्राप्त हुआ। जब उस अवशेष को चार्ल्स मेसन जांचने के बाद पता चलता है कि यह बहुत पुराना वस्तु है। कितना? तो पुराना वस्तु लगभग 4000 तक तो होगा ही, इतना पुराना होगा। इसको एक अनुमान लगाया। कौन? तो चार्ल्स मेसन। फिर बेचारे जांच करने के बाद जो है चार्ल्स मेसन चल गए इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक बार क्या होता है, इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसके माध्यम से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक पत्रिका छपवाया। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था,
फेसबुक यूट्यूब थोड़ी था, वो तो पेपर ऊपर सब था, पत्रिका सब चलता था। तो चार्ल्स मेसन ने एक पत्रिका के माध्यम से एक लेख लिखा था। क्या लिखा था? एक लेख। उस लेख का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम था? सिंधु घाटी सभ्यता। वह लेख आपको छपा था, कब छपा था तो प्यारे बच्चों? 1826 ईस्वी में छपा था। कब छपा था? 1826 ईस्वी में। अब उस पत्रिका, मान के चलिए ये आपको क्या है? पत्रिका, ठीक है, यह पत्रिका है, इसमें लेख छप गया सिंधु घाटी सभ्यता, जिनके बारे में कौन बतलाए थे? तो आपको चार्ल्स मेसन ने बताया। उन्होंने कहा था कि उस लेख के माध्यम से कहा था कि जो भारत है, भारत के जो एक नदी है सिंधु नदी, उस नदी के तट पर एक कोई सभ्यता होगी, लेकिन इस नदी के किनारे कहां सभ्यता होगी यह उस समय चार्ल्स मेसन को भी पता नहीं था। इसलिए उस समय से इसका जो नाम पड़ गया, वह नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सिंधु नदी है, नदी के ही किनारे सभ्यता होगा, इसलिए घाटी आपको कहलाया। क्योंकि पुराना सभ्यता है, यानी कोई आदमी रहता, सभ्यता का मतलब होता है एक जगह व्यक्ति का रहना, ठीक है। तो यहां व्यक्ति रहता होगा, इसलिए चार्ल्स मेसन को लगा कि यहां कोई लोग रहते होंगे, यानी कि सभ्यता होगी। इसलिए 1826 ईस्वी में, सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया था? तो उल्लेख किया, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरा दुनिया 1826 ईस्वी में ही जान पाया कि कोई सिंधु घाटी सभ्यता भी है। उस समय बस एक अनुमान लगा था, जैसे पेपर में छप जाता है तो उसी प्रकार छपा हुआ था। तो लोगों ने पढ़ा, कहा कि लोगों ने भी कहा कि हाँ हो सकता है एक सभ्यता रही होगी, ठीक है। तो इसलिए आपके एग्जाम में ये एमबीबीए हो जाता है। कई बार आपको पूछा जाता है कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख कौन किया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेसन। सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख किया था। यह उल्लेख किया था एक पत्रिका के माध्यम से। किसके माध्यम से? एक पत्रिका के माध्यम से। कब किया था? तो यह किया था 1826 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1826। यह भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख कब किया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1826। आप बुक खरीदे होंगे एसपीपीडी, तो देखिएगा इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव भर भर करके होगा। मेरा कहानी सुन लीजिएगा, याद करने की झंझट नहीं, ठीक है, इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूं, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1826 में चार्ल्स मेसन ने तो उल्लेख कर दिया, लोग पढ़ लिए, जान गए कि है, फिर सबको दुनिया सुत गया, यानी बात क्या हो गया? पिघल गया, ठीक है, रफा दफा हो गया। फिर समय बीत रहा है, बीत रहा है, बीत रहा है। बीतते बीतते क्या हुआ कि एक बार अंग्रेज ने, ठीक है, अंग्रेज ने कहा, अंग्रेज जो है वो भारत से सब सामान तो लेकर के इंग्लैंड जाता था। मसाला है, चलो मटरी में पैक करो, चलो लेके इंग्लैंड, ठीक है। यानी पूरा भारत का खजाना वो तो इंग्लैंड लेकर के जा रहा था। तो जल्दी जल्दी कैसे लेकर के जाएगा? ट्रेन का पटरी बिछाएगा तब तो ना, ठीक है। तो इसीलिए अंग्रेज जो है आपको 1856 ईस्वी में कराची आपका यहां स्थित है, कराची, ये मैं लिख देता हूं कराची, ठीक है। कराची से यहां पर है लाहौर, लाहौर, ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। कराची यहां पर है लाहौर, पंजाब। कराची से लाहौर रेल लाइन बिछाने का क्या किया? तो बिछाने का काम किया, ठीक है। अब अंग्रेज ने कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने का काम किया, अर्थात रेल का पटरी बिछाने का काम किया। अब रेल का पटरी बिछाना है तो ये किसी ठेकेदार को देंगे कि नहीं देंगे? तो रेल का पटरी बिछाने का काम जो सौंपा गया था वो दो अंग्रेज को सौंपा गया था। वो दोनों अंग्रेज आपस में भाई थे। क्या थे? तो भाई थे। उन दोनों अंग्रेज का नाम था, एक का नाम था जॉन बर्टन, ठीक है, एक का नाम था जॉन बर्टन तथा दूसरे का नाम था विलियम बर्टन, ठीक है। बर्टन यहां पर नहीं लिखे हैं, विलियम बर्टन। एक भाई का नाम जॉन बर्टन और विलियम, और दूसरे भाई का नाम विलियम बर्टन। तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर क्या कर रहा था?
तो रेल का पटरी बिछाने का काम कर रहा था। ठीक है, अब देखिए जब रेल का पटरी बिछाया जाता है तो सतह को, जहां पटरी का जो सतह होता है उसको ऊंचा किया जाता है। तो मट्टी से भर के, जैसे यहां पर से मट्टी के भर करके काफी ऊंचा किया जाएगा। तो मट्टी को भर करके जो ऊंचा जो करेंगे तो दोनों साइड से मट्टी कोड़ेंगे कि नहीं कोड़ेंगे? मट्टी कोड़ेंगे, यानी दोनों साइड से मट्टी कोड़ के इसको ऊपर कर करके ट्रेन का पटरी बिछा देता है, ताकि बारिश वारिश यदि आ जाए तो जो पटरी होता है वो नहीं डूबे। तो क्या हुआ कि जब पटरी बिछाने का काम चल रहा था तो जब खुदाई हुआ था तो खुदाई में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष मिले। अवशेष तो मिले, कहीं लोटा मिला, कहीं बर्तन मिला, कहीं खुरपी मिला, कहीं मनका मिला, कहीं सिक्का मिला ये सब तो मिलवे किया। इसके साथ एक जगह क्या मिला पता है? एकदम बना बनाया ईटा मिला। क्या मिला? बना बनाया ईटा। वो भी एक दो नहीं मिला, एकदम हजारों की संख्या में मिला, हजार की संख्या में ईटा ही ईटा मिला, ईटा ही ईटा मिला। तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन कहा कि अरे तो देखिए तो फिर ये हमको ईटा मिल गया जमीन के अंदर से। तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने क्या किया कि उस ईटा का प्रयोग इस रेल का बांध बनाने में किया, यानी कि ऊंचा सतह बनाने में किया, ताकि पटरी को आसानी से बिछाया जा सके। और इस ईंटे का प्रयोग कर दिया। करने के साथ ही आपको यह रिपोर्ट में भेज दिया कि यहां मुझे बना बनाया ईटा मिला था। बना बनाया क्या मिला था? तो ईटा मिला था। इसका रिपोर्ट आगे जाकर के भेज दिया। अब इसका जैसे ही खबर, अब बना बनाया ईटा का खबर गया किसके पास? एशियाटिक सोसाइटी के पास गया। अरे बना बनाया ईटा मिल रहा। अब इसके दिमाग में खनका, बना बनाया ईटा धरती के अंदर से कैसे निकल सकता है? कोई आदमी ने बनाया होगा ना। ठीक है, अब एशियाटिक सोसाइटी जो है यह संदेश भेजती है इंग्लैंड। कहाँ भेजती है? इंग्लैंड की भारत में जब ट्रेन का पटरी का बिछाने का काम चल रहा था तो बना बनाया ईटा मिला। ठीक है, अब इंग्लैंड में जो रहा रहे बड़े पुरातत्वविद थे उनको लग गया कि यहाँ निश्चित ही कोई सभ्यता होगी। क्या होगी? सभ्यता। सभ्यता मतलब पुराने लोग जो एक जगह रहते होंगे, जैसे आज का जो शहर है, गांव है, बस्ती है, एक सभ्यता होगी, वो निश्चित ही होगी। ठीक है, चूंकि ईटा बहुत सारा बना, इसका मतलब है कि वहां घर वर होगा। आप ही मान के चलिए, आप जहां रहते हैं, ठीक है, बिहार में रहते हैं ना, बिहार का एक शहर हम लेते हैं पटना। पटना शहर कितना बड़का बड़का बिल्डिंग है। मान के चलिए कि पटना तबाह हो जाए, धरती के अंदर समा जाए, तो जब धरती को पटना वाले जगह पर खोदेंगे तो ईटा बना बनाया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब जब मिलेगा तो मेरे मन में आएगा ना कि अब ईटा है तो हो सकता है कि कोई शहर गांव होगा। तो वही बात था। ठीक है, अब बना बनाया जो ईटा जो आपका जो मिला, इसी के जांच के लिए कि यहां कोई सभ्यता होगा, लेकिन सभ्यता कहां है ये नहीं पता, क्योंकि नदी तो बहुत बड़ा है। नदी क्या है? नदी बहुत बड़ा है। ठीक है, आपका यहाँ देखिए रावी नदी सहायक है, सतलज, ये सतलज है, चेनाब है, ये सहायक बनते बनते सिंधु नदी तक आपको बनता। अब यहाँ सभ्यता है कि यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है, खोजना काफी आपका मुश्किल है। तो इसलिए अंग्रेज ने क्या किया कि एक विभाग का स्थापना किया। उस विभाग का नाम है पुरातत्व विभाग। क्या नाम है? पुरातत्व। पुरातत्व का काम है पूरा वस्तुओं का अध्ययन करना। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि पूरा वस्तु क्या होता है। ठीक है, तो अंग्रेज ने पूरा वस्तु के, अब ईटा जो है वो भी पूरा वस्तु है, मैंने बताया था। अब पूरा वस्तु के अध्ययन के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। क्या किया? पुरातत्व विभाग की स्थापना। यह स्थापना किया था 1861 में। कब किया था? तो प्यारे बच्चों 1861 ईस्वी में अंग्रेज ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। अब पुरातत्व विभाग का स्थापना हो गया। अब इसका तो कोई डायरेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? डायरेक्टर को हम हिंदी में कहते हैं महानिर्देशक। क्या बोलते हैं? महानिर्देशक। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, यहां शॉर्ट कोट में हम कनिंघम लिखे। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक बनाए गए, अर्थात डायरेक्टर बनाए गए। अर्थात पुरातत्व विभाग का सर्वा कौन? तो
कनिंघम जी, अर्थात अलेक्जेंडर कनिंघम जी। कनिंघम जी पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर बनने के साथ वह कहते हैं कि मैं इस सभ्यता को खोज करके रहूंगा, लेकिन विभाग बनता है, वह जो कुर्सी पर जाके बैठ जाते हैं, खोज नहीं पाते, एकदम चल रहा है। फिर अचानक से जोश आता है। जोश आने के साथ साथ यह देखिए 61 में विभाग बना, कुछ हासिल नहीं हुआ, तो 1872 में, कब 1872 में, लगभग 11 वर्ष बाद, ठीक है, पुरातत्व विभाग में यह आपको निश्चय किया जाता है, ठीक है, कि पूरे भारत से जितने भी पुरातात्विक वस्तु है उनको क्या किया जाएगा, तो उस आधार पर इस सभ्यता का खोज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? खोज किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने निश्चय किया, अर्थात यूं कहिए कि संकल्प लिया एकदम कि हम खोजे करके रहेंगे, ठीक है। अब संकल्प लिया कि अगले साल है कि मिले गया, यानी 1873 में ये जो कनिंघम है, अर्थात अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जो था, उसको हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुआ। क्या हुआ? उसको भी हड़प्पाई वस्तु प्राप्त हुआ। अब देखिए वस्तु मिल रहा है, लेकिन सभ्यता कहाँ है इसके बारे में अता पता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप लोग अभी तक नहीं समझेंगे। देखिए ये है मेरा नदी, ये मेरा क्या है? नदी, ठीक है। इस नदी में यहां पर मेरा है एक शहर पटना, ठीक है। अब पटना है यहां पर, लेकिन पटना के लोग खेती वेती करने के लिए यूं जाते हैं, तो कभी खेती करते करते कुदार टूट गया तो यहां पर कुदार का अवशेष, कभी यहां जाते जाते उसका सिक्का गिर गया तो यहां सिक्का का अवशेष, कभी जाते जाते बर्तन पुराना हो गया तो फेंक दिया तो यहाँ पर। तो इसी प्रकार जो यहाँ पर का जो लोग था उसका अवशेष कभी यहाँ मिलता था, कभी यहाँ मिलता था, कभी यहाँ मिलता था। यहाँ पर खुदाई करेंगे तब ना पता चलेगा, अरे पटना मेरा यहाँ पर है, यहाँ खुदाई करेंगे तब तो ना। तो यहाँ खुदाई हो ही नहीं पा रहा था, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि यहीं पर है। इसलिए ये जो कनिंघम है, कभी इसको सिक्का मिला, कभी बर्तन मिला, कभी छोलनी मिला, ठीक है, लेकिन सभ्यता कहाँ है, यानी कि शहर कहाँ है या गांव कहाँ है, ये अता पता नहीं चल पाया, ठीक है। तो इसी प्रकार 1973 में इसको हड़प्पाई वस्तु मिला, ठीक है। अब धीरे धीरे समय बीता, कनिंघम बेचारा बूढ़ा हो गए। क्या हो गए? बूढ़ा हो गए। चूंकि सभी लोग बूढ़ा होता है तो बेचारा खोज करते करते रह गया, अंतिम में हार गया, मूल्यांकन बेचारा नहीं कर पाया, खोज वो नहीं कर पाया। इसलिए जब कनिंघम बूढ़ा हो गया तो 1902 ईस्वी में यहाँ से मेन खेला स्टार्ट होता है। खेला होवे जैसे ममता बनर्जी कहती है, ठीक है। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है। 1902 में जॉन मार्शल को क्या बनाया गया? डायरेक्टर, अर्थात डायरेक्टर के जो कनिंघम जो डायरेक्टर था, चूंकि वो बूढ़ा हो गया था, वो रिटायरमेंट करके हटा दिया गया था। उसके बाद एक नया आपको डायरेक्टर आया जिसका नाम क्या था? जॉन मार्शल। इस जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर बनाया गया। अब जब जॉन मार्शल जब डायरेक्टर बना तो पुरातत्व विभाग का सर्वा कौन? तो जॉन मार्शल, ठीक। अब जॉन मार्शल के अंदर, अब जॉन मार्शल तो पूरे हेड हो गए एकदम पुरातत्व विभाग के, उसके भी तो अंदर बहुत सारा कर्मचारी होगा। तो जॉन मार्शल के अंदर बहुत सारा कर्मचारी था। दयानंद, राय बहादुर दयानंद साहनी जी थे, राखलदास बनर्जी थे, यानी बहुत सारा चीज थे। तो सभी कोई खोज आपको कर रहे हैं। इस प्रकार से खोज चला। अब यहां पर बारी आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ। इसको बताने से पहले यहां तक जो भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है उसको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 1856 में लाहौर से, कराची से लाहौर रेल पटरी बिछाने का काम कब चला? 1856, ये 1856 ईस्वी में, ठीक है। काम कौन कर रहा था? तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। ये आपको इंपोर्टेंट है। पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ? 1861 ईस्वी में। पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक कौन बने? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। या पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन बने? तो कनिंघम, अर्थात अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये दोनों आपको वास्तुनिष्ठ में उतना नहीं आता है, ठीक है। जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कब बने? तो उत्तर क्या हो जाएगा?
1902 ईस्वी में, ठीक है। अब जैसे ही जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर बने, उनके अंदर जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे, तो उनमें से एक कर्मचारी आपको 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज करता है। अब ये खोज कैसे करता है वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, थोड़ा सा बोर्ड को मैं आपको साफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का खोज का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह जाता है दयाराम साहनी को। किसको जाता है? दयाराम साहनी। पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। तो दयाराम साहनी जो कि जॉन मार्शल के अंतर्गत कार्य करते थे पुरातत्व विभाग में, उन्होंने सन 1921 ईस्वी में, कब? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, यहां पर मेरा है पंजाब, जो हम घेर रहे हैं, पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत? पंजाब, अर्थात पंजाब राज्य, ठीक है। पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला, अब पंजाब में भी तो जिला होगा जिला का नाम था मांटगोमरी जिला के, ठीक है, एक क्षेत्र। अब जिला में तो बहुत सा छोटा मोटा गांव होगा, बस्ती होगा, एक बस्ती जिसका नाम क्या था? हड़प्पा, ठीक है। अब दयाराम साहनी ये पंजाब जाता है, पंजाब में मांटगोमरी जिला के हड़प्पा क्षेत्र में जाता है। उस क्षेत्र में क्या करता है कि दयाराम साहनी खुदाई करवाता है। अब जैसे ही खुदाई करवाया, उसको एक घर मिला ईटा का, फिर आगे खुदाई किया, फिर घर मिला, फिर घर बनते 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 पूरा जब खुदाई किया, तो जब खुदाई हो गया, तो खुदाई करने के बाद उन्होंने जब दूर से देखा तो जैसे लगा कि यहाँ एक कोई नगर रहा होगा। क्या रहा होगा? कोई एक सभ्यता रहा होगा। इसलिए तब दयानंद साहनी ने कहा कि अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका खोज हो गया, क्योंकि यहाँ पर यह शहर क्या है? तो बसा हुआ है। अब दिक्कत आ गया, क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम दिए थे, सिंधु नदी के किनारे था इसलिए नाम दिए थे सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन इस सभ्यता का वास्तविक नाम क्या है? इसमें क्या हो गया? मतभेद हो गया, ठीक है। हम लोग अनुमान लगाएं कि इस नदी के किनारे एक सभ्यता है। चूंकि नदी का नाम सिंधु, इसलिए हम लोग अपने मन से नाम रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जब खोज हो गया 1921 में, खोज कौन किया? दयाराम साहनी किया था। कहां किया था? पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला के हड़प्पा क्षेत्र में, ठीक है। तो नाम रखने में मतभेद हो गया। अब इतिहास का नियम है, यदि कोई क्षेत्र को खोजा गया है, नामाकरण में दिक्कत आता है, तो जिस सभ्यता को जिस क्षेत्र में खोजा गया है उस क्षेत्र के नाम से वह सभ्यता कहलाएगी, ठीक है। यदि मान के चलिए, यदि हड़प्पा सभ्यता का खोज पटना में हुआ होता तो इसका नाम हो जाता पटना की सभ्यता। मेरा सर रोसड़ा में हुआ होता तो हो जाता रोसड़ा सभ्यता। क्योंकि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोज हड़प्पा जगह में हुआ था, इसलिए इसका हो गया, क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता हो गया, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज कहां हुआ? तो हड़प्पा जगह में हुआ, ठीक है। कौन किया? दयाराम साहनी किया। कब किया? 1921 में किया। पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में यह हड़प्पा क्षेत्र पड़ता है। अब जैसे ही दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा का खोज किया, उसी के अगले वर्ष, यानी अगले वर्ष कितना होगा? 21 है तो 22 होगा, यानी कि 1922 में एक थे आपका एक और पुरातत्वविद थे जिसका नाम था राखल दास बनर्जी। क्या नाम था? राखल दास बनर्जी, ठीक है। राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किसका खोज किया? तो मोहनजोदड़ो का खोज किया। किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो का। अब इस 22 के बाद एका पर एक शहर गांव मिलना शुरू हो गए, यानी जो मिलना है शहर गांव मिलना शुरू हो गए। कभी लोथल मिला, कभी कालीबंगा मिला, कभी चनहुंद्रो मिला, यानी एक पर एक गांव और क्षेत्र मिलना शुरू हो गया, ठीक है।
अब जो हड़प्पा सभ्यता है ये तो खोज तो हो गया, लेकिन इसको हम पूरे विश्व के समक्ष घोषणा भी करेंगे ना कि हमें एक नवीनतम सभ्यता प्राप्त हुआ। इसका घोषणा करेंगे तभी तो दुनिया वाला जानेगा ना, अभी तो इतिहासकार ही जान रहा है। तो इसका घोषणा कब किया था? तो इसका घोषणा, ठीक है, 1924 ईस्वी में। हम आपको यहां पर लिख देते हैं, हड़प्पा सभ्यता का जो घोषणा है 1924 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर, तत्कालीन कौन थे? तो जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कर दी, कि हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कर दी कि विश्व में एक नवीन सभ्यता है जो कि प्राचीन सभ्यता में से एक है। इसकी घोषणा कौन किया? तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता को विश्व के समक्ष अस्तित्व में कौन लाया? तो जॉन मार्शल ने लाया। कब लाया? तो 1924 में घोषणा करके। अब जैसे ही घोषणा हुआ कि पूरे दुनिया वाला जान गया कि विश्व में प्राचीन सभ्यता में से एक और सभ्यता जुड़ गया, जिसका नाम क्या? जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता। तब जाकर के विश्व का जो प्राचीन सभ्यता है वह 4 सभ्यता को माना गया कि 4 सभ्यता विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता है। एक मेसोपोटामिया तो पहले था ही, मिस्र की सभ्यता तो था ही, चीन की सभ्यता तो था ही, एक और जुड़ गया जिसका नाम क्या पड़ गया? तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की आपकी ये खोज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। इसमें से कितने ऑब्जेक्टिव बने? बहुत सारे बने। फिर से समझाना ज़्यादा समय आपको लग जाएगा, आप लोग खुद ही समझदार हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है हम आपको यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और आपने यदि तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। आपको इतना फायदा मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस एक कॉल करना है, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। कॉल करके पेड कोर्स को ज्वाइन करिए, पूरे साल का मात्र 1500 रुपये। धन्यवाद, 5 विषय का, ठीक है।